हेलो भाई, सभी दोस्तों को स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस होमगार्ड 41,424 भर्ती के बारे में कि भाई क्या डिटेल नोटिफिकेशन है। पूरा आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि डिटेल नोटिफिकेशन से कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एज में कितनी छूट मिली है, किस कैटेगरी को कितनी मिली है, और इस बार OTR से फॉर्म भरा जाएगा और डिजी लॉकर के द्वारा। तो OTR और डिजी लॉकर से आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं वो, और सबसे मेन चीज़ जो इस वीडियो का पर्पज़ है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है और किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। भाई मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपकी मैं खुद हेल्प करूंगा आपकी बताने में कि आप इन टॉपिकों को पढ़ें और किस तरह से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इस बार डिटेल नोटिफिकेशन में बताया है सिलेबस को, और सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई, काफ़ी सब्जेक्ट GS के उसमें शामिल किए हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इस बार NCC ड्राइविंग लाइसेंस जो हाई वाला होता है, हाई मोटर व्हीकल का, और स्काउट के प्रमाण पत्र के भाई मार्क्स मिलेंगे। तो कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी बताऊंगा आपको। और भी मेन चीज़ है भाई DV के बारे में कि आपका OBC EWS SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए भाई, और किस अधिकारी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई अब बात करते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में आपके पास अभी से होने चाहिए जो आपको आगे जाकर DV में दिक्कत ना हो भाई। तो सबसे पहले वैकेंसी, भाई वैकेंसी थंबनेल में देख ही लिया होगा, 41,424 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है भाई, बात करते हैं क्या, सैलरी। कोई भी सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी। तो आप सभी को जो सैलरी मिलेगी वो 600 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, प्लस इसमें जो महंगाई भत्ता होगा भाई, वो महंगाई भत्ता आपको 57% के हिसाब से मिलेगा पर डे का, 342 रुपये। तो आपकी एक दिन की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 942 रुपये। ये स्टार्टिंग में सैलरी बनेगी आपकी एक दिन की 942 रुपये। और भाई जब ये पूरे महीने की कैलकुलेट करोगे आप, तो पर महीने की सैलरी बनेगी आपकी 28,260 रुपये, एक महीने की सैलरी होगी आपकी। तो भाई मुझे नहीं लगता इससे तगड़ा मोटिवेशन कुछ हो सकता है, क्योंकि कांस्टेबल की ही सैलरी जो है 35,000 है और आपको शुरू में ही जा करके 28,260 रुपये मिलेंगे भाई, ठीक। अब बात करते हैं भाई पात्रता के बारे में, यानी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो होमगार्ड में आप आवेदन करोगे तो आपको अपने ही ज़िले की वैकेंसी से आवेदन करना होगा। इसमें साफ साफ लिखा है 2.2 वाले पैरा पर कि जिस ज़िले से आप रहने वाले हो उसी ज़िले के सापेक्ष आप आवेदन कर सकते हो, यानी आपको उस ज़िले का मूल निवासी होना ज़रूरी है भाई। जैसे कोई अगर सहारनपुर का रहने वाला है तो भाई सहारनपुर ज़िले से ही वो आवेदन कर सकता है। अब ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग किस डेट से है, तो भाई 18 तारीख से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 17 दिसंबर तक चलेंगे। इसमें मेन चीज़ बता दूं मैं आप सभी को कि OTR कराना अनिवार्य है। फॉर्म भरने से पहले जब आप शॉप पर जाओ तो भाई OTR ज़रूर कराना। पहले OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाते हैं। आने वाले समय में आप यूपी पुलिस आयोग की जिस भी भर्ती को अप्लाई करोगे तो भाई वो पहले से ही आपके डॉक्यूमेंट सेव रहेंगे, आपको सिर्फ फीस काटनी होगी। इसलिए भाई OTR ज़रूरी होता है, आपको सबसे पहले OTR कराना होगा। बात करें आवेदन शुल्क की, तो सामान्य जनरल कैटेगरी EWS और OBC के लिए जो है 400 रुपये फीस है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए 300 रुपये फीस रखी गई है भाई। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भाई कैंडिडेट को सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आप किसी भी यूपी के बोर्ड से, यूपी के किसी भी स्कूल से या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल से 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा जो आपको अधिमानी अर्हताएँ हैं, अधिमानी का मतलब होता है जो अगर आपके पास हैं, डिज़ायरेबल हैं तो अच्छा है। और ये भाई इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार शामिल की है कि अगर आपके पास NCC है तो इसमें तगड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर C प्रमाण पत्र है तो 3 अंक, B है तो 2 अंक मिलेगा, और A है तो 1 अंक मिलेगा। इसके अलावा जो स्काउट गाइड है, अगर उनके पास स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है तो भाई उनको भी 1 अंक दिया जाएगा इस बार, ठीक। अगला एक और चीज़ शामिल किया कि अगर किसी के पास HMV जो होता है, हाई मोटर व्हीकल होता है, जो बड़ी वाहन होते हैं, उनका अगर किसी भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी 1 अंक दिया जाएगा भाई, पृथक से 1 अंक दिया जाएगा। यानी कि आप जितने रिटर्न में, मान लो किसी भाई ने रिटर्न में 50 मार्क्स प्राप्त किए तो 1 मार्क्स उसको उसके ड्राइविंग लाइसेंस का एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी उसके मार्क्स 51 काउंट किए जाएंगे। बात करें आयु की कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल जो एज रखी गई है वो 18 वर्ष से
30 वर्ष तक रखी गई है। यानी अगर कोई भाई की आयु 18 से ज़्यादा है और 30 तक है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी भाई एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। सामान्य और EWS के लिए 18 से 30 वर्ष है, जबकि जो SC ST और OBC हैं उनको 5-5 वर्ष की छूट दी गई है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। और ये छूट जब मिलेगी भाई, जब आप अपना प्रमाण पत्र अपलोड करोगे। मान लो कोई भाई अगर OBC का है और उसने अपना OBC प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं किया फॉर्म भरते टाइम, तो भाई उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपकी एज 30 वर्ष से ज़्यादा है तो भाई आपको अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, तभी आपको एज रिलैक्सेशन से संबंधित छूट मिल पाएगी। ठीक, अगला बात करें कि पेपर कितने नंबर का होने वाला है। तो पेपर जो होगा GS का होगा, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल अंक 100 और 2 घंटे का पेपर होगा। यानी कि एक मार्क्स का एक प्रश्न होने वाला है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें इस 100 नंबर के पेपर में आपको 25% अंक अनिवार्य लाने ही लाने हैं। यानी ये 25% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी 100 नंबर का 25% निकाल लो तो 25 ही मार्क्स आएगा। तो 100 में से 25 तो आपको लाने ही लाने हैं। अब बात करें भाई शारीरिक मानदंड की, यानी आपकी हाइट वगैरह और सीना चेस्ट कितना होना चाहिए। तो जो सामान्य OBC अनुसूचित जाति यानी कि जनरल OBC और SC के लिए जो न्यूनतम हाइट है भाई वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी ST है उनके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें चेस्ट की, तो आपकी चेस्ट जो है जनरल OBC और SC के लिए आपकी चेस्ट 79 होनी चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। और आप इसमें 5 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो 84 सेंटीमीटर फुलाने के साथ होनी चाहिए। ठीक, और ST कैटेगरी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए। और अगर इसमें आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव ऐड करोगे तो फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होनी चाहिए ST कैटेगरी के लिए भाई। अगला महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें शारीरिक मापदंड की, तो महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट है जनरल OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए सभी, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो या ST हो, न्यूनतम 40 किलोग्राम उनका वेट अनिवार्य है। यानी 40 किलोग्राम वेट उनका होना चाहिए। ये वेट आपका फिजिकल में नापा जाएगा। बात करें फिजिकल की, तो भाई फिजिकल जो है पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि 28 मिनट में उनको पूरी करनी होगी। तो ये दौड़ जो है भाई सभी ने देखा होगा, SI वाली दौड़ है, सेम सब यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में 4.8 किलोमीटर ही मांगते हैं 28 मिनट में, और रेडियो ऑपरेटर में भी यही थी। जबकि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर होना चाहिए 16 मिनट में भाई। बात करें अब प्रमाण पत्र की, जो आपके जाति प्रमाण पत्र हैं SC ST OBC या EWS, वो किस तारीख तक के बने हुए होने चाहिए। तो SC का जो प्रमाण पत्र है और ST का जो प्रमाण पत्र है, SC और ST दोनों के लिए जो प्रमाण पत्र है भाई वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पहले बना हुआ होना चाहिए। ये लिखा है और ये लिखा है। SC और ST का जो प्रमाण पत्र है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, चाहे किसी भी डेट का हो, उससे पहले का। ठीक है, अब बात करते हैं OBC की। भाई OBC और EWS वाले ज़्यादा सुन लें ध्यान से। मैं खुद रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में रामपुर मेरा DB था, मुझको बहुत भगाया था इन्होंने, वापस भेज दिया था। मेरे पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। तो बहुत ध्यान से देखें, जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले बना हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और सेम EWS के लिए है, आपका EWS भी 1 अप्रैल 2025 के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर इसके बीच का आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना उनको नहीं दोगे DB में, तो भाई सीधी सी बात है वो आपको DB से बाहर कर देंगे और आपको UR कैटेगरी में पहुंचा देंगे। आप अपनी कैटेगरी का OBC हो EWS हो उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, आपको वो UR में डाल देंगे। सेम स्वतंत्रता सेनानी के लिए किया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। और सेम चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र भी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, मैंने अभी ऊपर वीडियो में बताया कि अगर आपको आयु में छूट लेनी है या अपने जो मार्क्स में छूट लेनी है, जैसे कट ऑफ जो है UR की हाई जाती है OBC की उससे कम, तो आपको वो अपने कैटेगरी की छूट लेनी है तो भाई आपको अपने
श्रेणी में आवेदन करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको टिक करना होगा कि मैं इस कैटेगरी से संबंधित रखता हूँ। दूसरी मेन चीज़, जो महिला अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगी तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, लिखा हुआ है आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपके पिता की तरफ से प्रस्तुत किया हुआ होना चाहिए। बात करें आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया की, तो आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया में साफ साफ लिखा हुआ है 2 चरणों में होगी। यानी कि आपको सबसे पहले अपना OTR कराना होगा और OTR कराने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे वो। ठीक, OTR में क्या होगा, मैं मेन चीज़ जो है आपको बता देता हूँ कि OTR में क्या होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है आपकी यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर कोई भाई पहली बार OTR करा रहे हैं यूपी पुलिस आयोग का, तो सब आपके पास यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपका यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपके इन यूनिक मोबाइल आईडी और नंबर पर आपके जो OTP आएंगे वो आपका जो है डिजी लॉकर पर आईडी बनी हुई होनी चाहिए। लिखा हुआ है डिजी लॉकर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो डिजी लॉकर के द्वारा ही सत्यापित किए जाएंगे। तो सभी भाई यूट्यूब से देख करके अपनी डिजी लॉकर पर आईडी जरूर बना लें और उसमें अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लें। इससे ईजी रहेगा, फॉर्म भी जल्दी भरा जाएगा। ठीक, बात करें फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ जो है इस बार इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है कि आपकी जो है रियल टाइम लाइव फ़ोटो ली जाएगी। लाइव फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। ठीक, और इसमें लिखा हुआ है सब आप पढ़ सकते हो कि चश्मा लगा करके फ़ोटो ना खिंचवाएं, कान मेन चीज़ होता है, कान ढक करके फ़ोटो ना खिंचवाएं। आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा चमकदार हो, और आपका फेस जो है स्पष्ट दिखना चाहिए। हस्ताक्षर की बात करें, हस्ताक्षर आपको स्कैन अपलोड करना होगा, कि यानी कि आपको एक पेपर पर लिख कर हस्ताक्षर करने के बाद उसको स्कैन में स्कैनर जो होता है उसमें अपलोड कर देना होगा, या PDF से भी अपलोड कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, आवेदक को जो है काले पेन से हस्ताक्षर करने, ये बहुत मेन चीज़ लिखी हुई है भाई। ऐसा क्यों? अगर आप ब्लू पेन से हस्ताक्षर कर दोगे तो इनका कुछ नहीं पता रहता। आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फॉर्म की स्क्रूटनी करते हैं आयोग वाले। अगर आपको आपके हस्ताक्षर या फ़ोटो इनको पसंद नहीं आया तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखो और डिटेल एक एक चीज़ बता रहा हूँ, और डिटेल देखने के बाद ही फॉर्म भरें। और रनिंग लेटर में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ब्लॉक यानी कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, जैसे BAN इस तरीके से नहीं होने चाहिए। रनिंग में होने चाहिए, जो छोटे अक्षर होते हैं स्मॉल लेटर में होने चाहिए, और काली स्याही से होने चाहिए, और सफ़ेद पेपर पर होने चाहिए, जो सफ़ेद कागज़ होता है उस पर, जिसे हम रफ रजिस्टर पर नहीं होना चाहिए, जो ब्लैक पेपर का होता है। भाई अब बात करें सबसे मेन चीज़, जो आपकी परीक्षा होगी, यानी जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, तो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 1 मार्क्स का एक ही प्रश्न होगा, तो 100 अंक का टोटल पेपर होगा 2 घंटे का। और इसका इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है। सिलेबस आप डिटेल देखोगे तो नॉर्मल इन्होंने इसमें सभी सब्जेक्ट डाले हैं। सामान्य ज्ञान भी डाला है, सामान्य विज्ञान भी, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, सब डाला हुआ है। और यहाँ आप देखो तो UP GK भी इन्होंने इसमें इंक्लूड की हुई है, और स्टैटिक GK, मेले, स्थानीय त्यौहार, ये जो है ये स्टैटिक GK में आते हैं भाई टॉपिक। और नीचे देखोगे तो इसमें योजनाएं भी दी हुई हैं, उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र सरकार द्वारा चलाई हुई योजनाएं। तो भाई सिलेबस काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने, यानी कि नॉर्मल इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, UP GK, स्टैटिक GK, सारे ही सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया है। तो भाई मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊँ, मैं खुद UP पुलिस कांस्टेबल से सेलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको गाइड करूंगा, मेरे चैनल पर बने रहें। और भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी टीचर की, बहुत आपको बेचेंगे कि 200 रुपये में कोर्स ले लो या बुक ले लो, तो भाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर शुरू में नहीं जाना है। अभी आपके पास 2 या 3 महीने तो एटलीस्ट हैं ही, तो आपको शुरू से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं जाना है। जो भाई बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उन भाइयों को सबसे पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए। जैसे इतिहास है तो इतिहास की आपको सबसे पहले एक बेसिक रूप से डिटेल में थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो भाई मैं खुद अपने चैनल पे आप सभी के लिए डिटेल में सभी सब्जेक्ट की थ्योरी वाइज क्लास लेकर के आऊँगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट की, विज्ञान, इतिहास, सभी सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चैनल से बने ज़रूर रहें भाई मेरे। और भाई अगर आपने मुझ पर विश्वास किया तो भाई मैं भी आपके लिए अच्छा कार्य करूंगा, और एक पोस्ट आपकी पक्की करा कर रहूँगा इस होमगार्ड की भर्ती में। बस आपको एक ध्यान रखना है भाई, आपको शुरू से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको शुरू में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। शुरू में आपको जितना आपसे हो सके थ्योरी पढ़नी है। आप क्वेश्चन कितने भी रट लो, 2000 4000, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है भाई आपका उन क्वेश्चन को रटने का। आप क्वेश्चन रटते रहोगे और पीछे के क्वेश्चन भूलते रहोगे। तो सबसे मेन चीज़ है, आप पहले अपनी थ्योरी क्लियर करो, अपने सभी सब्जेक्ट की जितनी भी आप कर पाओ बेसिक से। मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि भाई मैं आपकी
आपकी बेसिक से थ्योरी क्लियर कराऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा भाई।